चैप्टर 6 है फर्स्ट ईयर मैथ्स, चैप्टर नंबर 6। इसमें हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस। अच्छा, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सीक्वेंस को। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस है एनी फंक्शन whose domain is a set of natural numbers. अच्छा, तो इसमें अब आपके पास है एनी फंक्शन whose domain is a set of natural numbers। एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो, उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। अब इसमें दो टर्मिनोलॉजीज, फंक्शन और डोमेन। इसका आइडिया अगर आपको स्ट्रांगली चाहिए तो आप हमारा सेट थ्योरी वाला लेक्चर जो है ना उसको विजिट करें। तो वैसे हल्का सा आइडिया आपको मैं दे देता हूँ। फंक्शन क्या होता है? एक रूल होता है। फंक्शन इज अ रूल। अब ये कैसा रूल है? जिसमें दो सेट्स होते हैं। ये एक सेट है x और ये दूसरा सेट है कोई y। तो ये फंक्शन क्या करता है? एक ऐसा रूल डिफाइन करता है कि जो इस सेट के एलिमेंट्स को उठाकर इस सेट के एलिमेंट्स पे मैप करता है इन सम ऑर्डर। तो इस सेट के एलिमेंट्स को, जो फंक्शन इस सेट के एलिमेंट्स को अंडर सम रूल मैप करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। लाइक हम सेट x हम ले लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और सेट y ले लेते हैं हम -π/2 से π/2 तक। ये हमने क्या ले लिए? दो सेट्स ले लिए। अब हम चाहते हैं कि यहां से एक फंक्शन डिफाइन करें इस सेट के ऊपर, यानी जो हर रियल नंबर को उठाए और इस सेट के एलिमेंट्स पे जाके मैप कर दे। तो वो फंक्शन क्या होगा? y = tan इनवर्स ऑफ x। तो अब इसमें जब भी कोई रियल नंबर आप प्लेस करेंगे तो वो आपको यहां से कोई एलिमेंट देगा। तो इसका मतलब ये कि एक ऐसा फंक्शन है जो इस सेट के एलिमेंट्स को यूनिकली क्या करता है? इस सेट के एलिमेंट पे मैप करता है। तो अब इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। और ये जो y सेट के वो एलिमेंट्स जिन पे ये फंक्शन मैप करेगा उनकी कलेक्शन को क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। तो यह फंक्शन भी आ गया और डोमेन भी आ गई। तो अगर किसी फंक्शन की डोमेन को आप रिस्ट्रिक्ट कर दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? उस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is a set of natural numbers। जस्ट लाइक दो एग्जांपल्स लेते हैं, एक एग्जांपल सीक्वेंस की और एक काउंटर एग्जांपल। तो सबसे पहले आपके पास ये फंक्शन है f of x = 3x + 7। दिस इज अ फंक्शन। अब इस फंक्शन में क्या होगा? आमतौर पर हम डोमेन लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो नाउ इट इज अ फंक्शन। x बिलोंग्स टू आर मीन, इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो अब ये जो फंक्शन है इट इज नॉट अ सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस कब बनेगा? जब आप यहां से r को हटा कर क्या लगा देंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर x को आप रिस्ट्रिक्ट कर दें कि इट इज अ नेचुरल नंबर, तो देन दिस फंक्शन विल बिकम सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम और तरीकों से भी डिफाइन करते हैं कि जब आप कुछ एलिमेंट्स को या कुछ एंट्रीज को या कुछ एक्सप्रेशंस को इन सम ऑर्डर अरेंज करते हैं तो आपके पास क्या मिलता है? एक सीक्वेंस मिलता है। तो अब सीक्वेंस की कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो आज अरिथमेटिक सीक्वेंस के ऊपर बात होगी। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सबसे पहले आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस, या इसको APB बोलते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस। अ सीक्वेंस in which difference between any two consecutive terms be the same।
फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सीक्वेंस है 3, 5, 7, 9, 11 अप टू सो ऑन। इसमें आप कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स पिक करें, जैसे 5 और 3, 5 माइनस 3 करें, या 7 माइनस 5 करें, या 11 माइनस 9 करें अप टू सो ऑन, तो हर टाइम आपको डिफरेंस सेम मिलेगा, दैट वुड बी 2। तो इस सीक्वेंस को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी कहते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स के बीच में अगर आप डिफरेंस लेंगे तो हर दफा क्या आएगा, डिफरेंस सेम आएगा। अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूं 2, 9, 11, 17, 15 20 अप टू सो ऑन, तो इट इज नॉट एपी। ये एपी क्यों नहीं है, क्योंकि 9 माइनस 2 अगर आप करें तो कुछ और रिजल्ट आता है, 11 माइनस 9 कुछ और आता है, इज नॉट इक्वल। ये सारे डिफरेंसेस आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो सो इस सीक्वेंस को हम नहीं कह सकते ये क्या हमारे पास एपी है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे जनरल टर्म इन एपी। जनरल टर्म इन एपी क्या होती है, जर्नल टर्म इन एपी। तो एपी में जनरल टर्म है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास सीक्वेंस है, इसकी जनरल टर्म है अर्थमेटिक सीक्वेंस की। ए एन क्या है आपके पास, nth टर्म, A1 ये है फर्स्ट टर्म, और डी है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो ये जनरल टर्म आ गई है। अच्छा जी, इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स इसके डिस्कस करने लगे हैं जो जनरल टर्म को लेकर, फिर हम इसकी टर्म्स को सम करने का तरीका सीखेंगे। और अगर आपको कोई भी दो नंबर दिए जाएं, उनके बीच आपसे कहा जाए कि एक अर्थमेटिक सीक्वेंस को इंसर्ट करें, तो आप कैसे कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें हम इस कोर्स में सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इस फार्मूला को यूज़ करके हम कैसे डिफरेंट टर्म्स को डिटरमिन कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे कि अगर आपको दो नंबर्स दे दिए जाएं और कहा जाए कि इनके बीच में, यानी इसकी जो बाउंड्स हैं सीक्वेंस की, वो दो नंबर्स आपको दे दिए जाएं और कहा जाए इनके बीच में आप सीक्वेंस को इंसर्ट करें, तो कैसे किया जा सकता है वो भी सीखेंगे। और फिर हम सीक्वेंस की फाइनाइट टर्म्स को सम कैसे किया जा सकता है, ये भी हम सीखने के फार्मूलाज देखेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 6.2। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स। फर्स्ट फोर टर्म्स हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। टर्म्स ऑफ एपी, अर्थमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट फोर टर्म्स हमने फाइंड करनी है। इसमें फर्स्ट टर्म आपको दे दी है 5 एंड कंसेक्टिव टर्म्स, कुछ कंसेक्टिव टर्म्स दे दिए हैं 23, 26 और 29। ये तीन कंसेक्टिव टर्म्स है और फाइंड हमने क्या करनी है, फर्स्ट फोर टर्म्स हमने फाइंड करनी है। तो अब फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें हमेशा ना दो चीज़ों की ज़रूरत रहेगी कोई भी सीक्वेंस को डील करने के लिए। उसके लिए क्या होता है, एक तो फर्स्ट टर्म आपके पास होनी चाहिए जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, और सेकेंडली आपके पास डी होना चाहिए। किसी भी सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म A1 उसने दे दिया है, डिफरेंस के लिए तीन कंसेक्टिव टर्म्स दे दिए हैं। तो अब डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, इन टर्म्स का को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 26 माइनस 23, ये ऑर्डर को आपने ध्यान में रखना है। सीक्वेंस में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ऑर्डर होती है टर्म्स का। तो माइनस कैसे करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स को आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो अब d इज इक्वल टू 26 में से 23 माइनस करें तो ये 3 आ जाता है। देखिए A1 भी आ गया आपके पास, D भी आ गया। तो अब हमने फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है कि कौन सी होंगी फर्स्ट फोर टर्म्स।
A1 विच इज 5। अब A2 हम कैसे डिटरमिन करेंगे? A1 प्लस डी करेंगे, A1 प्लस डी। A1 है 5 और D है हमारे पास 3, तो ये 5 प्लस 3 8 आ गया। इसी तरह A3 आ गया आपके पास 8 प्लस 3, A3 8 प्लस 3 11, और A4 के लिए हम क्या करेंगे? A3 प्लस डी करेंगे। यह आ गया 14 A4। तो इसमें आप देखें कि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? A1 और D को हमने एक्सट्रैक्ट किया। आफ्टर दैट A1 में जब आप D ऐड करेंगे तो A2 आ जाएगा, फिर A2 में D ऐड करेंगे तो आपके पास A3 आ जाएगा, A3 में D ऐड करेंगे तो A4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? टर्म्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी AP की। अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं हम कि कैसे होगा। अच्छा, सेकंड पार्ट में आपको गिवन है A5 विच इज 17 एंड A9 इट इज 37। ये दो चीजें गिवन है। अब इनको लेकर हमने क्या करना है? आगे मूव करना है। A5 और A9 दिया हुआ है, तो कुछ भी फाइंड करने के लिए अरिथमेटिक सीक्वेंस का आपने दो चीजें सबसे पहले फाइंड करनी है, A1 एंड D। हमारी दौड़ इन तक है कि A1 और D जब हमें पता लग गया तो उसके बाद हम बाकी जो भी सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये A5 दिया हुआ है आपको, A9 दिया हुआ है, तो इनको लेकर हम क्या करेंगे? A1 और D फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे ना तो A1 नजर आ रहा है ना ही A9 नजर आ रहा है, बट जर्नल टर्म जो AP में हम लिखते हैं AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस फार्मूले में देखिए आपको A1 भी नजर आ रहा है और D भी नजर आ रहा है, जो कि हमें चाहिए A1 और D। सो हमने ये फार्मूला पुट किया। अब इस फार्मूले को पुट करने के बाद आपके पास A5 गिवन है और A9 गिवन है, तो हम क्या करेंगे? एक दफा N को 5 पुट करेंगे, N इज इक्वल टू 5, और फिर हम पुट करेंगे N इज इक्वल टू 9। तो 5 पुट करें A5 A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। A5 की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, A5 की वैल्यू इट इज 17 A1 प्लस 4D, और उसके बाद 9 पुट करें तो A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू D। तो A9 की वैल्यू इसके नीचे लगा दे 37 A1 प्लस 8D। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। हम स्ट्रेट अवे इन दो इक्वेशंस को क्या करेंगे? सॉल्व करके A1 और D की वैल्यू डिटरमिन करेंगे। A1 D ये दो इक्वेशंस हैं, A1 और D को कंटेन कर रहे हैं। इन दोनों को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? A1 और D की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करना है? माइनस करना है। तो D की वैल्यू आ जाएगी 17 A1 प्लस 4D। इसको माइनस करें, यह आ गया 20, A1 कैंसिल हो गया, 4D, तो D इज इक्वल टू 4 5 20, ये D आ गया। अब इसको क्या करना है? पुट इन 1 में पुट करें इसको। 17 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 इंटू 5, 17 A1 प्लस 20, तो 17 माइनस 20 इज इक्वल टू A1, तो A1 इज इक्वल टू 17 माइनस 20 आ जाएगा -3, ये आ गया A1। अब D भी आ चुका है हमारे पास, A1 भी आ चुका है। अब इनको लेके फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आ रहे हैं, टर्म्स आर A1 लिखें सबसे पहले, इट इज -3। A2 के लिए क्या करेंगे? A1 में D ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। देन A2 में D ऐड करेंगे, A3 आ जाएगा 7, और फिर आपने क्या करना है? A4 के लिए A3 में D ऐड करना है। तो A3 आपके पास कितना है? 7 प्लस D इज 5, तो इट इज 12। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स
आ चुकी है हमारे पास। इन द क्वेश्चन इज कंप्लीट। नंबर 1 का पार्ट 3 है। इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। किसकी? एपी की। अर्थमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। कुछ टर्म्स यहाँ पे आपको नजर आ रही है गिवन में। तो सबसे पहले जनरल टर्म हम यूज करते हुए इन टर्म्स तक अप्रोच करेंगे और फिर इन एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए A1 और D हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो A1 और D को सबसे पहले हमने आइसोलेट करना है, उसके बाद कुछ भी फाइंड करना होगा वो हम कर लेंगे। तो आपने मेन जो लॉजिक इस एक्सरसाइज में ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि A1 और D हमने जैसे तैसे भी डिटरमिन करना है। तो A1 और D के बाद जो भी रिक्वायर्ड होगा वो स्ट्रेट अवे हम क्या कर लेंगे, डिटरमिन कर लेंगे। तो एज जर्नल टर्म इन एपी इज, जनरल टर्म क्या है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको 1 का नाम दे दें। अब आपको क्या नजर आ रहा है, A7 A4 A10। तो हम 1 बाय 1 ये सारी n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम इस तरह की एक्सप्रेशंस को यूटिलाइज करेंगे और इनसे A1 और D फाइंड करेंगे। तो A7, तो सबसे पहले n को क्या पुट कर देते हैं, n इज इक्वल टू 7। तो A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 6D। इसको 1 का नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद 4 नजर आ रहा है, तो पुट n इज इक्वल टू 4। n को 4 पुट करें, A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D एंड देन 10। तो पुट n इज इक्वल टू 10। तो जो चीजें गिवन है पहले n की वैल्यू पुट करके वो आप अवेल कर लें। A10 इज इक्वल टू A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। A10 की वैल्यू अब अवेलेबल है, तो A10 की वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पे 1 प्लस 9D। इसको 3 का नाम दे दें। अब हमने करना कुछ है कि ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है 3A7 इज इक्वल टू 7A4। सिंस गिवन क्या, 3A7 इज इक्वल टू 7A4। 3A7 की वैल्यू, A7 की वैल्यू A1 प्लस 6D, 7A4 A1 प्लस 3D। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3A1 प्लस 18D 7A1 प्लस 21D। A1 वालों को एक साइड पे कर लेते हैं, D वालों को एक साइड पे कर लेते हैं। यह गया 3A1 माइनस 7A1 और 21D माइनस 18D। यह आ जाएगा माइनस 4A1 माइनस 3D। तो A1 की वैल्यू आ गई 3D बाय 4। और अब ये वैल्यू आप पुट कर दें A1 की इक्वेशन 3 में। इसको 4 का नाम दे देते हैं। पुट इन 3 में पुट करें, 33 इज इक्वल टू माइनस 3D बाय 4 प्लस 9D। अब यहां से D की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। माइनस 3D प्लस 36D डिवाइडेड बाय 4। तो ये D की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसे आप 4 में पुट करें, पुट इन 4। तो 4 में जब पुट करेंगे A1 माइनस 3 इंटू 4 बाय 4, 4 से कैंसिल हो गया, A1 की वैल्यू माइनस 3 आ गई। तो हमने हस्बे वादा A1 और D को डिटरमिन कर लिया। अब फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए इन दोनों को यूज करते हुए हम रिक्वायर्ड 4 टर्म्स को डिटरमिन कर लेंगे। तो सबसे पहले A1 लिखें, फिर उसमें D ऐड करेंगे, A2 आ जाएगी एंड देन कंटिन्यूली D ऐड करते जाएंगे हर नए रिजल्ट में, तो नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर, अब फर्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन सी हैं, A1 है आपके पास माइनस 3, इसमें D ऐड करें, माइनस 3 प्लस 4 1, फिर 1 में 4 ऐड करें तो ये 5, फिर 9 आर रिक्वायर्ड। ये आपके पास रिक्वायर्ड टर्म्स आ गई।